नमस्कार स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे हैं एसएससी प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन की। और आज के सेशन में हमने लिया है फिल इन द ब्लैंक्स को, जो कि एसएससी सीएचएसएल टीयर 1 3 जुलाई 2019 और 4 जुलाई 2019 वाले क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं। काफी सारे स्टूडेंट्स मुझसे कहते हैं कि सर वोकैबुलरी भी पढ़ाइए, वोकैबुलरी भी करवाइए। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो फिल इन द ब्लैंक्स पिछले कुछ सालों में दिए गए हैं, ये वोकैबुलरी के आधार पर ही दिए गए हैं। अगर आपकी वोकैबुलरी अच्छी है तो ही आप इन फिल इन द ब्लैंक्स को कर पाएंगे। देखिए, वोकैबुलरी से मतलब केवल वर्ड का मीनिंग जान लेना ही नहीं होता। वर्ड के मीनिंग को जानने के साथ साथ उसका क्या फंक्शन है, सेंटेंस की स्ट्रक्चर में वो किस तरह से इस्तेमाल होता है, किस पार्ट ऑफ स्पीच का वो है, किस कंटेक्स्ट में, किस डोमेन में उसको यूज किया जाता है, ये सारी चीजें भी जो है हमें जान लेनी चाहिए, समझ लेनी चाहिए। तभी जो है हम इस तरह के फिल इन द ब्लैंक्स कर पाएंगे। चलिए शुरू कर लेते हैं आज के सेशन को। ये हमारी वीडियो का पहला क्वेश्चन, पहला सेंटेंस है इन व्यू ऑफ। इन व्यू ऑफ ये जो प्रीपोजिशन फ्रेज लगी हुई है, इन व्यू ऑफ जो प्रीपोजिशन फ्रेज लगी हुई है, इसका मतलब होता है बिकॉज ऑफ। बिकॉज ऑफ इसके जगह आप लगाकर देख लीजिए। बिकॉज ऑफ या इन व्यू ऑफ इज ट्रांसफर्ड टू ए फार ऑफ प्लेस। फार ऑफ एडजेक्टिव फ्रेज की तरह लगाया गया है प्लेस नाउन को मॉडिफाई करने के लिए। ही हैड टू ब्लैंक दिया गया है हिज प्रमोशन। यहां तक तो ये प्रीपोजिशन फ्रेज हो गई। ही हमारा प्रोनाउन यानी कि सब्जेक्ट हो गया। हैड यहाँ पर मेन वर्ब हो गई और यहाँ पर टू प्लस V1 इन्फिनिटिव लगा हुआ है। टू प्लस V1 इन्फिनिटिव लगा हुआ है और ये V1 यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में इन चारों ऑप्शन में से कोई एक यहाँ पर उठाकर रखनी है। और जो भी रखनी है वो इस टाइप की हो कि ट्रांजिटिव नेचर की हो, क्योंकि आगे जो है ऑब्जेक्ट लगा हुआ है हिज प्रमोशन। प्रमोशन नाउन और हिज डिटर्मिनर हो गया। तो ट्रांजिटिव वर्ब उठाकर यहाँ रखनी है, मीनिंग के आधार पर रखनी है, जो कि इस सेंटेंस में, इस कंटेक्स्ट में सिमेंटिकली जो है सेंटेंस को सही कर सके। रिजाइन, क्लेम, असर्ट, फॉरगो, इनके मीनिंग में आपको समझा देता हूं। देखिए, रिजाइन जो वर्ब है ये इंट्रांजिटिव भी हो जाती है और ट्रांजिटिव भी हो जाती है। जैसे रिजाइन अच्छा वर्ड है, इसको जरा समझ लेते हैं। रिजाइन, रिजाइन का मतलब होता है टू गिव अप अ जॉब और पोजीशन। आप किसी जॉब पर हैं, आप किसी पोजीशन पर हैं, आपने उस जॉब को, उस पोजीशन को गिव अप कर दिया, छोड़ दिया, या टू क्विट, इस तरह के मीनिंग में भी ये आ जाती है। तो आप किसी जॉब पर हैं, आप किसी पोजीशन पर हैं, या आपने किसी सिचुएशन में क्विट कर दिया, हार मान ली, तो आपने रिजाइन कर दिया। अब ये ट्रांजिटिव भी हो जाती है, इंट्रांजिटिव भी हो जाती है। दोनों तरह के एग्जाम्पल मैं आपको लिखवा देता हूं। शी रिजाइंड। रिजाइंड को अगर इंट्रांजिटिवली यूज करोगे तो हमें प्रीपोजिशन लिखना पड़ेगा ये बताने के लिए उसने किस जॉब को, किस पोजीशन से, कहां से उसने रिजाइन किया। शी रिजाइंड फ्रॉम हर कंपनी। वो जिस भी कंपनी में थी वहां से उसने रिजाइन कर दिया। रिजाइन को मैंने ट्रांजिटिवली यूज कर लिया। इसको मैं ट्रांजिटिवली भी यूज कर सकता हूं। मैं लिख सकता हूं शी रिजाइन हर पोजीशन एज अ डायरेक्टर। कंपनी में वो डायरेक्टर थी, उसने उस पोजीशन को रिजाइन कर दिया। तो यहां पर देखिए, रिजाइन के मीनिंग में कुछ ऐसा है कि आपके पास जो है, आप जिस जॉब पर, आप जिस पोजीशन पर हैं, उसको अगर आपने छोड़ दिया तो आप रिजाइन करते हैं। लेकिन यहां तो कुछ ऐसा नहीं है। प्रमोशन को उसने रिजाइन नहीं किया। ऐसा नहीं कि प्रमोशन उसके पास पहले से था और उसने उसको छोड़ दिया, तो रिजाइन तो इस मीनिंग में नहीं आनी है। ऐसा नहीं है कि प्रमोशन उसके पास था और उसने उस प्रमोशन को छोड़ दिया। भाई जॉब तो थी पहले से, तो जॉब को छोड़ दिया, जॉब को रिजाइन कर दिया, लेकिन प्रमोशन पहले से नहीं था। प्रमोशन उसका हो जाता अगर ट्रांसफर ले लेता हो बहुत दूर के प्लेस को। फार ऑफ का मतलब बहुत दूर का, डिस्टेंट, एक्चुअली में वेरी डिस्टेंट। तो रिजाइन तो यहां नहीं आना है। क्लेम का मतलब क्या होता है? क्लेम का मतलब हो जाता है टू से दैट समथिंग इज ट्रू। ये कहना कि ये बात सही है, बिल्कुल सही है, क्लेम करना होता है टू से दैट समथिंग इज ट्रू। या फिर क्लेम का मतलब हो जाता है टू डिमांड समथिंग।
टू डिमांड समथिंग ऑफ वैल्यू, किसी वैल्यूएबल चीज को डिमांड करना, आपने उस पर क्लेम कर दिया, टू डिमांड समथिंग वैल्यूएबल। फिर एक वर्ड आता है असर्ट। असर्ट का मतलब होता है टू स्टेट अ फैक्ट और बिलीफ कॉन्फिडेंटली, किसी भी फैक्ट को या किसी भी बिलीफ को, किसी भी आइडिया को कॉन्फिडेंटली कहना। स्टेट का मतलब कहना ही होता है, टू से, असर्ट करना होता है। फोरगो का मतलब क्या होता है? फोरगो का मतलब होता है टू नॉट डू समथिंग या टू नॉट हैव समथिंग। देखिए फोरगो की स्ट्रक्चर पर हम ध्यान देंगे तो फोरगो में गो है मतलब जाने दिया, कोई चीज आपके पास आ रही थी, आपने उसको नहीं किया या आपने उसको नहीं लिया, तो फोरगो का मतलब हो जाता है टू नॉट हैव समथिंग या टू नॉट डू समथिंग। अभी जो फोरगो का जो मीनिंग है, इस मीनिंग के आधार पर आपके सेंटेंस में सही सुटेबल जो ऑप्शन है वो यही वाला फिट होता है। ये तो बिल्कुल आने ही नहीं है, रिजाइन का मैंने बता दिया क्यों नहीं आएगा, वो फोरगो यहां पर आ जाएगा। 147 का फोर्थ हो गया। आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन आपको दिया गया है, ब्लैंक यहां पर लगाना है, मीनिंग के आधार पर ही सेंटेंस को एक बार समझ लेते हैं, स्ट्रक्चर भी और उसकी सिमेंटिक्स भी, किस ऑब्जेक्टिव मीनिंग को कन्वे करने के लिए सेंटेंस को लिखा गया है। द प्रिजनर हेल्ड अप हिज फिस्ट इन अ डिफाइंड, ब्लैंक दिया हुआ है, एज लगाया गया एक कंजंक्शन के रूप में, ही वाज लेड आउट ऑफ द कोर्ट रूम। प्रिजनर आपका सब्जेक्ट हो गया, हेल्ड अप यहाँ पर मेन वर्ब हो गई, सेकंड फॉर्म में लगी है, ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब थी इसलिए उसके बाद ऑब्जेक्ट लग गया, इन प्रीपोजिशन लगा दिया, प्रीपोजिशन के बाद उसका ऑब्जेक्ट आएगा, डिफाइंड तो एडजेक्टिव है, तो यहाँ पर आएगा नाउन जिसको ये एडजेक्टिव मॉडिफाई कर सके, और नाउन भी ऐसा जो काउंटेबल और सिंगुलर हो, इसलिए आर्टिकल लगाया गया है। वेव, गेस्चर, सल्यूट, टोकन, चारों जो वर्ड दिए गए हैं वो यहाँ पर फिट हो सकते हैं सिंटैक्टिकली, मीनिंग के आधार पर, सिमेंटिक्स के आधार पर हमें इन चारों में से कोई एक लेना पड़ेगा। एज यहाँ पर कंजंक्शन लगा दिया रीजन को रिफर करने के लिए, कि जो भी यहाँ पर किया गया उसका रीजन क्या था, ये था ही वाज लेड आउट ऑफ द कोर्ट रूम। ही यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया, वाज यहाँ पर बी यानी कि हेल्पिंग वर्ब लगी है, लेड आउट लीड की सेकंड फॉर्म लगी हुई है, ठीक है, ट्रांजिटिव वर्ब थी तो पैसिव में बन गई, आउट लग गया यहाँ पर एडवर्ब, ऑफ प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट आ गया था कोर्ट। तो अगर आप सेंटेंस के मीनिंग को समझ पा रहे हैं तो इन चारों शब्दों में से देखकर सोचिए, समझिए कि कौन सा वाला आ सकता है। वेव का मतलब क्या होता है, गेस्चर का मतलब क्या होता है, सैल्यूट का मतलब क्या होता है, टोकन का मतलब क्या होता है। देखिए वेव का मतलब मैं आपको बता दूं, इमेज में आपको दिखा देता हूं कि क्या होती है वेव। आपने अगर भौतिक विज्ञान फिजिक्स पढ़ा होगा तो वेव को अच्छे से जाना होगा, समझा होगा। कई तरह की वेव होती है। अगर आप किसी तालाब में किसी पत्थर को फेंकते हैं तो पानी में जो मूवमेंट होती है, वाटर के पार्टिकल्स की जो मूवमेंट होती है वो इस तरह की होती है, वो ऊपर नीचे चलते हैं। तो इस तरह की मूवमेंट को, इस तरह की मोशन को वेव कहते हैं। ये वाटर वेव हो गई। अगर कोई विंड है, कोई हवा है, हालांकि ये तो आर्टिफिशियल इमेज है, नेचुरल इमेज नहीं है। अगर कोई हवा इस तरह से मूव करती है तो उसको हम कहेंगे एयर वेव। इसी तरह से अगर आप अपने हाथ को हिलाते हैं, आप किसी को टाटा बाय बाय करते हैं इस तरह से, तो आप अपने हैंड को वेव कर रहे होते हैं। तो इस तरह की मोशन को, इस तरह की मूवमेंट को वेव कहा जाता है। अब ये कहीं भी हो सकती है, साउंड वेव हो सकती है, एयर वेव हो सकती है, वाटर वेव हो सकती है, और भी जगह हो सकती है। तो ये हो गई हमारी वेव। तो क्या यहाँ पर इस मीनिंग को यहाँ पर कन्वे किया जा रहा है कि डिफाइंड वेव किया उसने। फिस्ट का मतलब होता है ये, इससे ऊपर का जो पार्ट होता है इसको फिस्ट कहते हैं। तो फिस्ट को वेव किया उसने इस तरह से। ये डिफाइंड मूव होता है क्या? डिफाइंड का मतलब होता है अपोज करना, किसी चीज का विरोध करना। डिफाई से बना है, डिफाई से बना है डिफाइंड। तो ये मीनिंग में तो नहीं आना है। गेस्चर, गेस्चर का मीनिंग मैं आपको बता देता हूं। देखिए अपने बॉडी के किसी भी पार्ट का इस्तेमाल करके कोई भी मूवमेंट करना, कोई भी इशारा करना, गेस्चर कहलाता है। जैसे हम क्या करते हैं, ये गेस्चर हो गया, ये भी गेस्चर हो गया। हम किसी से हालचाल पूछना चाहते हैं तो ऐसे ही पूछ लेते हैं, कहते कुछ नहीं है,
बस गर्दन हिला दी इस तरह से, ये एक गेस्चर हो गया। और भी कई तरह के गेस्चर हो सकते हैं। कोई चीज हमें अच्छी लग रही होती है, हम इस तरह का इशारा कर देते हैं, बढ़िया लग रही है। किसी ने अच्छा परफॉर्म किया, हम ये कर देते हैं, ये भी एक तरह का गेस्चर है। और भी कई तरह के गेस्चर हो सकते हैं। तो अपने लिम्स का या अपने बॉडी पार्ट्स का इस्तेमाल करके कोई भी मूवमेंट आप करते हैं तो गेस्चर होती है। तो यहाँ पर जो है इसी मीनिंग को लगाया जाना है, डिफाइंड गेस्चर। उसने, वो जो प्रिजनर था, उसने डिफाइंड गेस्चर किया अपनी फिस्ट के साथ, उसने एक डिफाइंड गेस्चर किया। मैं भी आपको दिखा दूंगा क्या होता है डिफाइंड गेस्चर, कि कोई भी पर्सन अगर डिफाइंड गेस्चर में अपनी फिस्ट को उठाता है तो वो किस तरह से उठाता है, ये इसको कहते हैं डिफाइंड गेस्चर। कई आपने जो प्रोटेस्टर्स होते हैं, जो क्रांतिकारी होते हैं, या जो आंदोलन करते हैं, मूवमेंट करते हैं, एक्टिविस्ट, उनको देखा होगा कि इस तरह से वो हाथ को अपने ऊपर करके जो है डिफाइंड गेस्चर को एक्सप्रेस करते हैं कि हम जो है जो भी हो रहा है उसका विरोध कर रहे हैं। ये डिफाइंड गेस्चर होता है। तो यहाँ पर इसी मीनिंग में जो है इसको आना था। तो दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाना था। सैल्यूट का मतलब आपको पता है, आप सभी ने जो है सैल्यूट करते हुए आर्मी मैन को देखा होगा, पुलिस मैन को देखा होगा, जो अपने सीनियर ऑफिसर्स को सैल्यूट करते हैं। यहाँ पर एक बच्ची है जो हमारे इंडियन नेशनल फ्लैग को सैल्यूट कर रही है। यहाँ पर कुछ बच्चे हैं, ये भी जो है इंडियन नेशनल फ्लैग को, या किसी रिपब्लिक डे या इंडिपेंडेंस डे का कोई ओकेजन लग रहा है, ये भी जो है सैल्यूट कर रहा है, इसको सैल्यूट कहते हैं। फिर एक वर्ड आया था टोकन। टोकन का मतलब क्या होता है? ठीक है, टोकन का मतलब कुछ भी ऐसा, कोई भी ऐसी चीज जो किसी दूसरी चीज को रिप्रेजेंट कर सके। जैसे कि आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हो, तो रेस्टोरेंट में जो रेस्टोरेंट का जो ओनर होता है, उसने ये व्यवस्था रखी हुई है कि आप वहां पे जाएं, पैसे दें, और वो उस पैसे के बदले में आपको 20 रुपए का, 50 रुपए का टोकन दे देता है। वो प्लास्टिक का हो सकता है, और गत्ते का हो सकता है, पेपर का, कागज का हो सकता है। तो उसको टोकन कहते हैं। वो जो 20 रुपए का, 50 रुपए का आप ले लेते हैं प्लास्टिक का गोल गोल सा टोकन, वो रिप्रेजेंट कर रहा है 50 रुपए की वैल्यू को। फिर आप उस टोकन को लेकर काउंटर पर जाते हैं, और आपको जो भी खानी है, पानी पूरी खानी है या गोलगप्पे, जो भी खाना है, आप वो चीजें खरीद लेते हैं। तो टोकन मतलब कुछ भी ऐसा जो किसी दूसरी चीज को रिप्रेजेंट कर सके, ये टोकन होता है। तो ऐसा भी कोई डिफाइंड टोकन नहीं हुआ, ये मीनिंग में नहीं, ये मीनिंग में नहीं, ये मीनिंग में नहीं, ये गेस्चर। 148 का दूसरा ऑप्शन। 149 पर चल लेते हैं। ठीक है, लेपर्ड्स हैव लर्न टू, ब्लैंक दिया हुआ है, टू सेमी अर्बन लिविंग नियर मुंबई एंड गुड़गांव। लेपर्ड्स दिखा देता हूं मैं क्या होते हैं। ये रहा इंडियन लेपर्ड्स का फोटो, तेंदुआ। ठीक है, ये हो गया यहाँ पर नाउन सब्जेक्ट के फंक्शन में। हैव हेल्पिंग वर्ब हो गई, क्योंकि सब्जेक्ट प्लूरल था हमारा। ये हो गई वर्ब की थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब। आगे लगा हुआ है 2 + V1। लर्न, चूंकि ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है, उसको ऑब्जेक्ट चाहिए, और यही ऑब्जेक्ट 2 + V1 यानी कि इन्फिनेटिव के रूप में लगा हुआ है। तो यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी है। अब देखिए, ऐसी फर्स्ट फॉर्म आनी है जिसके बाद प्रीपोजिशन टू आ सके। इट मीन्स ये जो वर्ब होगी हमारी, ये इंट्रांजिटिव नेचर की होगी, और इंट्रांजिटिव नेचर की होने के साथ साथ अपने साथ प्रीपोजिशन टू लेती होगी। और इस प्रीपोजिशन के बाद लगा हुआ है इसका ऑब्जेक्ट, सेमी अर्बन लिविंग। लिविंग नाउन हो गया, सेमी अर्बन इज लिविंग के लिए एडजेक्टिव हो गई। नियर फिर आगे प्रीपोजिशन लगा है उस प्लेस को बताने के लिए। उस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट मुंबई एंड गुड़गांव दो थे, तो एंड कंजंक्शन से जोड़कर लिख दिया। सिंपल सी स्ट्रक्चर है, अडॉप्ट, अडोप्ट, चेंज या प्रिपेयर। लेपर्ड्स हैव लर्न टू चेंज टू सेमी अर्बन लिविंग। देखिए, अडॉप्ट का मतलब क्या होता है? चेंज तो आना नहीं है, चेंज से अच्छा वर्ड तो अडॉप्ट है। अडॉप्ट का मतलब समझ लीजिए, अडॉप्ट जो वर्ब होती है, इसका मीनिंग है, पहली बात तो ये ट्रांजिटिव भी हो जाती है और इंट्रांजिटिव भी हो जाती है। इसका मीनिंग है टू चेंज समथिंग टू सूट डिफरेंट कंडीशन, डिफरेंट कंडीशंस।
डिफरेंट कंडीशंस को सूट करने के लिए किसी भी चीज को चेंज कर देना, उसको अडॉप्ट करना होता है। इस मीनिंग में मैं इसको ट्रांजिटिवली यूज करूंगा। इंट्रांजिटिव मीनिंग में भी सेम यही मीनिंग रहेगा, फंक्शन ही चेंज होता है। टू चेंज, टू सूट डिफरेंट कंडीशंस। अगर कोई भी चीज या कोई भी पर्सन अपने आप को चेंज करता है डिफरेंट कंडीशंस को सूट करने के लिए, डिफरेंट सिचुएशंस को मीट करने के लिए, तो वो क्या करता है, अडॉप्ट करता है। इस मीनिंग में ये इंट्रांजिटिव हो गई। तो सेम मीनिंग में ट्रांजिटिव भी हो सकती है, इंट्रांजिटिव भी हो सकती है। जब ये ट्रांजिटिव होगी तो यूजुअली इसका जो ऑब्जेक्ट होगा वो कोई थिंग होगी। हम किसी थिंग को अडॉप्ट कर सकते हैं, हम किसी पर्सन को या हम किसी एनिमल को अडॉप्ट नहीं कर सकते। पर्सन और एनिमल खुद ब खुद अडॉप्ट होते हैं, लेकिन हम किसी थिंग में कुछ एडजस्टिफिकेशन करके, किसी कोई हमें मशीन है उसे हम अपने घर में लगाना है, तो हम हमारी क्लाइमेटिक कंडीशंस के हिसाब से या कुछ भी जो हमारी रिक्वायरमेंट है उसको अडॉप्ट कर सकते हैं। तो अगर हम ट्रांजिटिवली यूज कर रहे हैं तो यूजुअली इसका ऑब्जेक्ट थिंग होगा। इंट्रांजिटिव तो यूज की जा सकती है, पर्सन के लिए हो सकती है, एनिमल के लिए हो सकती है। तो यहाँ पर जो है अडॉप्ट वर्ब को इंट्रांजिटिव फंक्शन में यूज किया जाना था। अडॉप्ट का तो बिल्कुल मतलब अलग है। अडॉप्ट का मतलब होता है टू टेक लीगली अनदर पर्सन्स चाइल्ड, किसी दूसरे के बच्चे को लीगली अपनी फैमिली का मेंबर बना लेना, उसको अडॉप्ट करना होता है। इसका मीनिंग मैं लिखा देता हूं, आसान सा मीनिंग है, आपने कितने सुना होगा। उन्होंने एक लड़की को, एक छोटी बच्ची को अडॉप्ट कर लिया, एक बच्चे को अडॉप्ट कर लिया। ठीक है, अडॉप्ट गोद ले लेना, हिंदी में कहूँ गाँव में। ठीक है, ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है टू लीगली टेक अनदर पर्सन्स चाइल्ड into your own family। या फिर कोई मेथड है, कोई कॉन्सेप्ट है, कोई आइडिया है, किसी और का है, आपने उसको यूज कर लिया, आपने उसको फॉलो कर लिया, तो आपने उस आइडिया को, कॉन्सेप्ट को, मेथड को अडॉप्ट कर लिया। ठीक है, टू टेक एंड यूज या टू फॉलो, इस मीनिंग में भी आ जाएगा। तो यहाँ पर अडॉप्ट तो किया नहीं गया है और वैसे भी ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है, तो ये तो सिंटैक्टिकली ही फिट नहीं होगी। प्रिपेयर भी जो है ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है, इसके बाद भी ऑब्जेक्ट चाहिए, ये भी फिट नहीं होगी। यहाँ पर आ जाएगा अडॉप्ट। देखिए, अडॉप्ट के बारे में मैं एक चीज और बता दूं। अडॉप्ट, जैसे कि मैंने भी आपको बताया था कि अडॉप्ट जब ट्रांजिटिव होती है तो यूजुअली अपने बाद ऑब्जेक्ट लेती है, यानी कि थिंग होता है। यूजुअली ये थिंग को अपने ऑब्जेक्ट के रूप में लेती है। इसको इंट्रांजिटिवली भी यूज किया जा सकता है, और जब इसको इंट्रांजिटिवली यूज करेंगे तो अडॉप्ट टू समथिंग आएगा, प्रीपोजिशन आता है इसके साथ टू। अडॉप्ट टू प्रीपोजिशन, और टू प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट वो होगा, वो चीज होगी, वो डिफरेंट कंडीशन जिसके हिसाब से आप अडॉप्ट कर रहे हो, खुद को चेंज कर रहे हो। लेकिन इसके साथ ही ना आपको अडॉप्ट के साथ अडॉप्ट जो है ट्रांजिटिव फंक्शन में देखने को मिल जाएगा, और इसके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लिखा मिल जाएगा आपको। आपने देखा होगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। फिर उसके बाद टू प्रीपोजिशन, और टू प्रीपोजिशन के बाद वो डिफरेंट कंडीशन जिसके हिसाब से आप चेंज कर रहे हो, अडॉप्ट कर रहे हो खुद। देखिए, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आपको पता है, हिमसेल्फ हो सकता है, हरसेल्फ हो सकता है, योरसेल्फ हो सकता है, देमसेल्फ हो सकता है, etc। अब आप ये बात सोचिए कि ये जो स्ट्रक्चर है, हालांकि ग्रामेटिकली एक्सेप्टेबल है क्योंकि अडॉप्ट ट्रांजिटिव फंक्शन में रह सकती है, लेकिन ये इसकी कोई खास जरूरत नहीं है। इसलिए इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत ही कम देखने को मिलती है, लेस कॉमन है। वो इसलिए क्योंकि अडॉप्ट जब इंट्रांजिटिव फंक्शन में रह सकती है, वो इंट्रांजिटिव वर्ब हो सकती है, तो उसको जबरदस्ती ट्रांजिटिव बना के उसके आगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लिखने की कोई खास जरूरत नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है। जब वो इंट्रांजिटिव रह सकती है, भाई अगर यहाँ पर हिमसेल्फ लिख रहे हो या हरसेल्फ लिख रहे हो तो सब्जेक्ट इसका सी तो रहेगा, यानी कि सी ने खुद को अडॉप्ट किया।
यही तो कहना चाह रहे हो। तो जब वो इंट्रांजिटिव में रह सकती थी तो उसको जबरदस्ती ट्रांजिटिव कंसीडर करके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाने की कोई खास जरूरत नहीं है। इसलिए स्ट्रक्चर ग्रामेटिकली एक्सेप्टेबल तो है लेकिन लेस कॉमन है, बहुत ज्यादा देखने को नहीं मिलती। अगर ऐसा देखने को मिल जाए तो ध्यान रखना। वापस आते हैं हमारे क्वेश्चन पर। तो 149 का हो गया फर्स्ट ऑप्शन। 150 पर चल लेते हैं। क्या लिखा हुआ है? डार्कनेस, ब्लैंक दिया हुआ है, उसके बाद ओवर द फॉरेस्ट इंक्रीजिंग द डेंजर ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। सेंटेंस की स्ट्रक्चर को फटाफट 10 सेकंड में समझेंगे। डार्कनेस हमारी सब्जेक्ट हो गया और नाउन है तो सब्जेक्ट हो गया। यहाँ पर हमारी मेन वर्ब आनी है, उसके बाद प्रीपोजिशन लगा हुआ है, प्रीपोजिशन के बाद उसका ऑब्जेक्ट, इंक्रीजिंग वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूप में लगाई गई है और ये प्रेजेंट पार्टिसिपल इसी नाउन के लिए आया है। और चूंकि प्रेजेंट पार्टिसिपल में हमारी जो वर्ब है वो ट्रांजिटिव नेचर की है तो उसने भी अपना ऑब्जेक्ट लिया और वो ऑब्जेक्ट है द डेंजर। उसके बाद ओह प्रीपोजिशन आ गया डेंजर को रिलेट करने के लिए वाइल्ड एनिमल से। ओह प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया वाइल्ड एनिमल्स, एनिमल्स नाउन और वाइल्ड उस नाउन एनिमल के लिए एडजेक्टिव। तो यहाँ पर कौन सा वाला आना है? सिंटैक्स हमने देख लिया, अब इसकी सिमेंटिक्स पर जरा ध्यान दो। क्या आप इसके ऑब्जेक्टिव मीनिंग को समझ पा रहे हैं? 4 वर्ब आपको दी गई है सेकंड फॉर्म लगाकर, कोलैप्स, डिसेंडेड, ग्राउंडेड, डिक्लाइंड। मैं चारों के मीनिंग आपको समझाता हूं, फिर मीनिंग के आधार पर सेंटेंस की स्ट्रक्चर में रखने की कोशिश करना और देखना कि कहां पर किस वर्ड के साथ सेंटेंस ज्यादा मीनिंगफुल है। डिक्लाइंड का मतलब होता है नॉट टू एक्सेप्ट, नॉट टू एक्सेप्ट। यूजुअली ये ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब होती है और हमें यहाँ पर भाई जिस चीज को एक्सेप्ट नहीं किया, डिक्लाइन कर दिया, वो उसके आगे लिखोगे ना कि इसने, इस पर्सन ने इसको या इस थिंग ने इसको डिक्लाइन कर दिया। यूजुअली ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब होती है, इंट्रांजिटिव भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पर डार्कनेस ने कुछ डिक्लाइन नहीं किया। ऐसा नहीं है कि उसने एक्सेप्ट करने से मना कर दिया, तो ये तो मीनिंगफुल है ही नहीं इस स्ट्रक्चर में। ग्राउंडेड, देखिए ग्राउंडेड बना है ग्राउंड से। ये जो वर्ड है ग्राउंड, ये नाउन हो जाता है, ग्राउंड नाउन होता है और ग्राउंड का मतलब क्या है? सरफेस ऑफ द अर्थ, अर्थ की जो ऊपर की सरफेस है उसको ग्राउंड कहा जाता है। इसी मीनिंग में इसी से जो है मीनिंग निकल के आता है ग्राउंड का वर्ब के फंक्शन में, यानी कि ग्राउंड वर्ब भी हो जाती है। जब ग्राउंड वर्ब होती है तो इसका मतलब होता है किसी भी चीज को ग्राउंड पर रख देना, अर्थ की सरफेस पर रख देना या अर्थ की सरफेस से कनेक्ट कर देना, ठीक है, उसको एस्टैब्लिश कर देना, मेटाफोरिकल सेंस में एस्टैब्लिश कर देना या बेस कर देना, किसी को आधार दे देना, मतलब ग्राउंड करना होता है। ये है मेरे पास पेन, मैं इसको उठाकर जमीन पर रख दूं, मैंने इसको ग्राउंड कर दिया। आपने कई बार देखा होगा अर्थिंग के लिए इलेक्ट्रिकल वायर को ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया जाता है, तो उसको भी ग्राउंड करना बोलते हैं, ग्राउंडेड वायर बोलते हैं। अर्थ से वायर को कनेक्ट करना, ग्राउंडेड करना होता है, ठीक है। तो ऐसा भी नहीं है कि डार्कनेस ग्राउंडेड हो गई, जमीन पर आ गई या कुछ उससे आकर मिल गई, तो ये मीनिंग में नहीं आना है। कोलैप्स बड़ी अच्छी वर्ब है। कोलैप्स के 2 मीनिंग होते हैं। कोलैप्स का एक मीनिंग हो गया टू फॉल डाउन सडनली। ये जो कोलैप्स वर्ब होती है इंट्रांजिटिव नेचर की वर्ब होती है। कोई भी चीज, किसी भी चीज में, किसी भी, जैसे मार्केट प्राइस में या स्टॉक मार्केट में या किसी भी आइडिया में, किसी भी कॉन्सेप्ट में, किसी भी वैल्यू में अगर फॉल आता है, वो अचानक से नीचे को गिर जाए, कोई स्टॉक 100 रुपए का था 5 रुपए का हो गया, तो वो स्टॉक क्या कर गया? कोलैप्स कर गया, अचानक से वो नीचे आ गया। तो इस मीनिंग को कन्वे कर सकती है कोलैप्स, टू फॉल डाउन सडनली। इसके अलावा कोलैप्स का मतलब हो जाता है टू स्टॉप वर्किंग और फंक्शनिंग, टू स्टॉप वर्किंग और फंक्शनिंग। आप कार में बैठे हैं, रास्ते में जो है अचानक से वो खराब हो जाए, उसके बाद स्टार्ट ही ना हो, तो आपकी कार का इंजन कोलैप्स कर गया, आपकी कार कोलैप्स कर गई। यूजुअली इस मीनिंग में कोलैप्स को किसी मशीन के लिए, किसी बिजनेस के लिए, ठीक है, किसी ऐसी चीज के लिए यूज किया जाता है जो कि अचानक से काम करना बंद कर दे। आपका कोई बिजनेस आइडिया था
2-4 महीने वो काम किया, खूब कस्टमर आए, फिर उसके बाद कोई कस्टमर नहीं आया, 2-4 ही आए बस। तो आपका बिजनेस आइडिया कोलैप्स कर गया, आपकी कंपनी कोलैप्स कर गई। तो क्या इस तरह का मीनिंग है यहाँ पर? क्या डार्कनेस जो है कोलैप्स कर गई ओवर द फॉरेस्ट? ऐसा था कि डार्कनेस ऊपर थी कहीं आसमान में और बिल्कुल आके उस पे आगे गिर गई? ऐसा भी मीनिंग नहीं है। एक्चुअली में यहाँ पर लगाया जाना है डिसेंडेड। डिसेंड का मतलब होता है टू गो और कम डाउन। असेंड का मतलब होता है टू गो अपसाइड, डिसेंड का मतलब होता है टू गो डाउन साइड। असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर बचपन में पढ़े थे, आरोही क्रम अवरोही क्रम, वही है डिसेंड। डिसेंड का मतलब होता है टू गो और कम डाउन। नीचे की तरफ को अगर कोई चीज जा रही है, अगर कोई यहाँ पर है आसमान में और वो नीचे की तरफ को आ रही है, वो डिसेंड कर रही है। इसको जो है मेटाफोरिकली भी यूज किया सकता है। कोई चीज अगर इस लेवल पर है और वो इस लेवल पर नीचे को आ रही है तो वो डिसेंड कर रही है। अच्छा, डार्कनेस डिसेंड या नाइट डिसेंड, इसका जो है मेटाफोरिकल सेंस है। ऐसा तो है नहीं कि डार्कनेस ऊपर आसमान में थी और वो जो है नीचे को उतर के जंगल के ऊपर को, फॉरेस्ट के ऊपर को आ गई। अगर आप लिखते हैं डार्कनेस या नाइट डिसेंड, डिसेंड, तो इसका जो है मेटाफोरिकल मतलब होता है, इसका मेटाफोरिकल मतलब ये है, मेटाफोरिकल मतलब फिगरेटिव। एक्चुअली में ऐसा तो नहीं है कि डार्कनेस ऊपर थी और वो डिसेंड होकर नीचे आ गई। इसका मतलब है कि दिन अब खत्म होने वाला है और रात शुरू होने वाली है। धीरे धीरे जो लाइट है वो डार्कनेस में चेंज हो रही है, डे खत्म हो रहा है और नाइट शुरू हो रही है। ये मेटाफोरिकल सेंस में डार्कनेस और नाइट डिसेंड, इट मीन्स द लाइट और डे changes to night और डार्कनेस। जब दिन से रात होने वाला होता है शाम के समय, तो हम कह सकते हैं डार्कनेस इज डिसेंडिंग, इस टाइप से कुछ। तो यहाँ पर ये लिखा जाना है डार्कनेस डिसेंडेड ओवर द फॉरेस्ट इंक्रीजिंग द डेंजर ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। 150 का दूसरा हो गया, आगे देख लेते हैं 151। सी कैप्ड हर क्लोथ्स नीटली अरेंज्ड इन द ब्लैंक दिया हुआ है। सेंटेंस का स्ट्रक्चर बहुत आसान है, फिर भी एक बार जो है आपके सामने एनालाइज कर देता हूँ। सब्जेक्ट हो गया, कैप्ड ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है, इसके बाद इसका ऑब्जेक्ट लिखा है, नीटली एडवर्ब मैनर हो गया, कैप्ड के मैनर को बताने के लिए, अरेंज्ड इन द ब्लैंक। सी कैप्ड हर क्लोथ्स नीटली अरेंज्ड, सॉरी अरेंज के बारे में देखा नहीं और नीटली के बारे में बता दिया, हो जाता है कई बार स्ट्रक्चर में। सी कैप्ड ट्रांजिटिव वर्ब हो गई, इसका ऑब्जेक्ट हो गया हर क्लोथ्स, नीटली अरेंज्ड। अभी देखिए अरेंज जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई गई है, ये है पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव और ये लगाया गया है क्लोथ्स के लिए। ये जो नीटली है ये इस अरेंज के लिए एडवर्ब मैनर है। अरेंज भी क्या है, वर्ब ही तो है, वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल तो हो गया, लेकिन है तो नॉन फाइनाइट वर्ब। तो वर्ब है तो वर्ब का एट्रीब्यूट तो रहेगा और किसी वर्ब को कोई भी एडवर्ब मैनर लगाकर मॉडिफाई किया जा सकता है। तो नीटली जो एडवर्ब मैनर लगाया गया है वो अरेंज एडजेक्टिव के लिए लगाया गया है, एडजेक्टिव से पहले लगा दिया गया। इन प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन के बाद बताना है हमें उस प्लेस को कि कहां पर उसने कैप्ट किया, यानी कि कैप्ट के लिए हमें एडवर्ब ऑफ प्लेस चाहिए और वो एडवर्ब प्लेस हम लगा रहे हैं प्रीपोजिशन फ्रेज लगाकर। ठीक है, द आर्टिकल हो गया। अब यहाँ पर कोई भी नाउन आएगा, कौन सा वाला नाउन आना है मीनिंग के आधार पर देखना पड़ेगा। वेयर हाउस, वार्डरोब, लार्डर, गोडाउन। मैं चारों आपको दिखा देता हूँ क्या वेयर हाउस होता है, क्या होता है लार्डर और क्या होता है गोडाउन और क्या होता है वार्डरोब। सबसे पहले वेयर हाउस को देखिए। वेयर हाउस उस एक लार्ज बिल्डिंग को कहते हैं जहां पर कोई कंपनी, कोई बिजनेस अपने रॉ मटेरियल को या अपने मैन्युफैक्चर्ड गुड्स को रखता है, अपना रॉ मटेरियल स्टोर करता है, या जिन प्रोडक्ट्स को उन्होंने बना लिया है मैन्युफैक्चर्ड गुड्स को स्टोर करके रखता है आगे मार्केट में उतारने के लिए। ये है वेयर हाउस। बहुत बड़े बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं, अंदर से ऐसी होती हैं देखने के लिए, ये जो है मैन्युफैक्चर्ड
मैन्युफैक्चर्ड गुड्स यहाँ पर रखे हुए हैं, किसी भी कंपनी के हो सकते हैं। इसके अलावा ये होता है वार्डरोब। वार्डरोब हम उस कपबोर्ड को या उस अलमारी को, उस रूम को या उस कपबोर्ड को, उस सेफ को कह सकते हैं जहां पर कपड़ों को स्टोर किया गया हो। कपड़ों को स्टोर जहां पर किया जाता है जिस कपबोर्ड में, उसको कहा जाता है वार्डरोब। ये एक वार्डरोब है, आप सभी के घर में ऐसा कुछ होगा। ये एक बड़ा सा वार्डरोब है, यहाँ पर इन्होंने, मैडम ने अपने कपड़ों को बड़े अच्छे से नीटली अरेंज करके रखा हुआ है। ये वार्डरोब है। फिर एक वर्ड आया था लार्डर। लार्डर कहते हैं हम उस रूम को या उस कपबोर्ड को, कपबोर्ड का मतलब कोई भी अलमारी लकड़ी की या सिंपल सी जो है जिसमें इस तरह से पार्टीशंस किए गए हो। तो लार्डर का मतलब होता है कोई भी ऐसा रूम या कोई भी ऐसा कपबोर्ड जहां पर फूड को स्टोर किया जाता है, फूड को अच्छे से स्टोर करके रखा जाता है। जैसे यहाँ पर फूड रखा हुआ है, ये सारे बर्तनों में कुछ ना कुछ रखा हुआ है, या ग्रेप्स रखे हैं या पोटैटोज रखे हैं, यहाँ भी कुछ रखा हुआ है। इस तरह से देखिए, यहाँ पर ये क्या है, एक अलमारी है जिसके दोनों दरवाजों को खोला गया है और यहाँ पर अलग अलग तरह के फूड स्टोर कर कर रखे गए हैं। इसको हम कहते हैं लार्डर। फिर क्या था, फिर था गोडाउन। गोडाउन और वेयर हाउस एक ही बात है। गोडाउन वेयर हाउस को ही कह दिया जाता है। तो यहाँ पर कौन सा वाला वर्ड आना है, यहाँ पर आना है वार्डरोब। ठीक है, वार्डरोब में ही कपड़े रखे जाते हैं। लार्डर में फूड रखा जाता है, वेयर हाउस किसी कंपनी का हो सकता है, किसी बिजनेस का हो सकता है, गोडाउन वेयर हाउस एक ही बात है। 151 का दूसरा, 152 पर चल लेते हैं। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, द ओल्ड मैन हैज लॉस्ट हिज मेमोरी, ब्लैंक फुल स्टॉप लगाकर जो है सेंटेंस को अलग कर दिया गया। ही इज सफरिंग फ्रॉम, फिर ब्लैंक लगाया गया, फुल स्टॉप। द ओल्ड मैन हैज लॉस्ट हिज मेमोरी, फुल स्टॉप, ही इज सफरिंग फ्रॉम। तो पहला वाला जो स्टेटमेंट लिखा गया है ये कंटेक्स्ट जनरेट करने के लिए लगा है, और इस कंटेक्स्ट के हिसाब से ही आपको जो है बताना है कि वो किस बीमारी से सफर कर रहा है। देखिए, लॉस्ट हिज मेमोरी, अकासिया का मतलब क्या होता है, अकासिया एक ट्री होता है। अकासिया एक ट्री होता है, मुझे भी नहीं पता था, मैंने भी जो है पता किया इसके बारे में अकासिया क्या होता है, क्योंकि ये किसी भी ट्री का साइंटिफिक नेम है और हमें ज्यादातर मोस्टली हिंदी में पता होते हैं। ये होता है अकासिया, ये इस तरह का जो है इसका फूल होता है, फ्लावर होता है और इस तरह का ये ट्री होता है। ये है अकासिया प्लांट। इसके बाद आया है वर्ड अमनीशिया। अमनीशिया क्या है, देखिए अमनीशिया एक ऐसी मेडिकल कंडीशन है जिसमें किसी पर्सन का टोटल या पार्शियल मेमोरी का लॉस हो जाता है। तो यहां पर आपके ब्लैंक में यही आना है, अमनीशिया। अगर किसी पर्सन ने अपनी मेमोरी को लॉस्ट कर दिया है टोटली या पार्शियली, तो हम कह सकते हैं ही और सी इज सफरिंग फ्रॉम अमनीशिया। अमनीशिया एक मेडिकल कंडीशन है, किसी भी पेशेंट की हो सकती है, टोटल और पार्शियल लॉस ऑफ मेमोरी। फिर एक वर्ड आया था, तो आपका ऑप्शन तो ये हो गया, लेकिन इन दोनों वर्ड के बारे में जान लेते हैं। फिर एक वर्ड आया था एनेस्थीसिया। एनेस्थीसिया एक स्टेट है, दिमाग की एक स्टेट है जिसमें टेम्परेरी लॉस ऑफ अवेयरनेस और सेंसेशन, सेंसेशन का या अवेयरनेस का टेम्परेरी लॉस हो जाता है। डॉक्टर जो है पेशेंट का ऑपरेशन या उसकी सर्जरी करने के लिए तरह तरह की दवाइयां, एनेस्थेटिक मेडिसिन या इंजेक्शन देकर किसी पेशेंट के दिमाग को एनेस्थीसिया की स्टेट में लाते हैं, ताकि जब उसको पेन हो या जो भी वो उसके साथ करें तो वो उस सेंसेशन को जो है उसका दिमाग एक्सेप्ट न कर पाए, पता न लग पाए, उसको चिल्लाए ना वो। तो इसको कहते हैं एनेस्थीसिया। एनेस्थीसिया एक स्टेट है, उस ट्रीटमेंट को भी एनेस्थीसिया कहा जा सकता है। ठीक है, तो एनेस्थीसिया एक स्टेट है और इस स्टेट में होता क्या है, टेम्परेरी लॉस ऑफ अवेयरनेस और सेंसेशन। अम्ब्रोसिया क्या है, अम्ब्रोसिया जो है
साउथर्न यूनाइटेड स्टेट में खाया जाने वाला एक फ्रूट सलाद है, ये है अम्ब्रोसिया। कहाँ होता है ये? फ्रूट सलाद है, तरह तरह की चीजों से बनता है, एक तरह की डिश है फ्रूट सलाद। FRUIT, तो दिख भी नहीं रहा होगा पेन। FRUITSALAD, फ्रूट सलाद। ये होता है साउथर्न यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक है, तो ये आज के इतने ही सेंटेंस थे। आज के लिए जो है इतने ही सेंटेंस थे। देखिए, इस तरह के फिल इन द ब्लैंक्स को करने के लिए, मतलब जो वोकैबुलरी के आधार पर आते हैं, उनको अच्छे से करने के लिए आपको वर्ड्स के मीनिंग के साथ साथ उनके फंक्शन, वो किस पार्ट ऑफ स्पीच में, वो किस तरह के स्ट्रक्चर में यूज किए जाते हैं, किस तरह के वर्ड्स, किस तरह की स्ट्रक्चर उनके साथ यूज होती है, किस डोमेन में, किस कंटेक्स्ट में वो किस तरह के मीनिंग को जनरेट करते हैं, कन्वे करते हैं, ये सब जानना जरूरी है। मैं आपसे पहले भी कह चुका हूं कि अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो इस सेशन से रिलेटेड या कहीं और से भी, तो आप मुझसे बेझिझक कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज के सेशन में इतना ही, धन्यवाद।